हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। फिर से लेके आया हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, आप सभी का जीवन बहुत ही सुखद चल रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपने भविष्य को जो है उज्जवल बनाइए। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर भी कंपनी रूल का कंप्लीट पार्ट, जिसमें हम जो है कंपनी रूल के अंदर जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो 1853 का जो है चार्टर एक्ट तक हम इसमें देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप पाएंगे, अगर मैं इन शॉर्ट ब्रीफ में आपको बताऊं, सबसे पहले आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद आप दोस्तों इसके अंदर देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके बाद देखेंगे आप जो है 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे जो है हम सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और इतने चार्टर्स को देखने के बाद या इतने एक्ट्स को देखने के बाद हमारा कंपनी रूल जो है समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम जो है क्राउन रूल देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों और एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो दोस्तों रिजोल्व हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कंपनी रूल हमारा शुरू होता है 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये सारे दौर निकल करके आए तो इन दौरों को निकलने के बाद कहीं ना कहीं भारत में जो है स्वतंत्रता के लिए जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर हो गई और भारत को जो है कहीं ना कहीं आज़ादी मिली। तो हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय इतिहास का जो किस तरह से उसको बनाया गया और उसके क्या क्या सिनेरियो रहे और किस तरह से वो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, वही हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से हमारा क्या मतलब ये है कि जो ब्रिटिश नियम कानून थे उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट किया। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली किया हो या वो इनडायरेक्टली किया हो। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इंडियन पॉलिटी ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने इम्पैक्ट किया ही किया, साथ ही साथ किसको इम्पैक्ट किया उन्होंने? इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, यानी कि जो अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी आसानी से नहीं बन रहा होता। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, यानी कि भारत की जो राजनीति है, वो चीज़ें भी अच्छे से इम्पैक्ट नहीं हो पाती अगर ब्रिटिश रूल यहाँ पे जो है लगे नहीं होते। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? देयर आर सेवरल लीगल फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एक्ट। अब क्या है? ब्रिटिश रूल है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हुकूमत इंडिया के अंदर चल रही है। उस हुकूमत को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ एक्ट बनाए। ठीक है, और उन एक्ट को हमने बोला ब्रिटिश एक्ट। तो जो ये ब्रिटिश एक्ट थे, इन्होंने जो है एक लीगल फ्रेमवर्क जो है बना दिया इंडिया के अंदर अपने शासन को, अपने प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल है। अगर आप सेट ऑफ रूल कहीं पे भी होंगे, अगर हम चलिए ब्रिटिशर्स टाइम से थोड़ा साइड में हटके हम देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लीगल फ्रेमवर्क बना के रखते हैं कि ठीक है 9 बजे आपको ऑफिस में आना है, 6:30 बजे आपको जाना है, इतने बजे का आपका लंच है, इतने बजे का आपका डिनर है। ठीक है, या इतने बजे को आपको टी ब्रेक है। तो अगर वो लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाता है। आज अगर भारत सरकार की आज की हम बात करें, करंट जो भारत सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो है लीगल फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। तो उन लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए या उन लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ही जो है भारत सरकार जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रन कर पाती है। तो सेम सिनेरियो क्या था, जो ब्रिटिश थे तो उन्होंने क्या किया, एक्ट बनाने शुरू किए। उन एक्ट्स के तहत जो है लीगल फ्रेमवर्क बना और उससे उन्होंने जो है भारत में शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है? दीज एक्ट्स फॉर्म द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी स्टडीज अंडर 2 पार्ट्स। यानी कि जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है भारतीय संविधान का, ठीक है, उसको जो है हम स्टडी करेंगे 2 भागों में। ठीक है, एक भाग होगा हमारा द कंपनी रूल, यानी कि जो कंपनी का कानून था 1773 से 1858 तक का,
और सेकंड था क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, तो दो क्राउन रूल से क्या मतलब है? क्राउन रूल से मतलब ये है कि जो कंपनी के रूल रेगुलेशंस थे उन पे जो है रेगुलेट करने की अथॉरिटी हो गई क्राउन के पास, यानी कि क्राउन मतलब ताज के पास। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से आए थे वो लोग जो है ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया। क्राउन ने जो है अपने पास जो है कंट्रोल ले लिया, किसका? कंपनी का। क्योंकि कोई भी डिसीजन जो है ऑलमोस्ट 90% डिसीजन जो है क्राउन लेने लगा कि ठीक है आपको कुछ भी करना है तो पहले हमसे अप्रूवल लो, उसके बाद जो है चीज़ों को आप गो हेड करो। ठीक है, तो इसको जो है हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को जो है बेसिकली दो भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक होगा, दूसरा होगा क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक होगा। तो अब हम इसमें एक पार्ट देखते हैं कंपनी रूल 1773 से 1858 का। अब कंपनी रूल 1773 से 1858 की हम बात करते हैं। अब क्या है? ब्रिटिश एंटर इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि वो जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे 1600 ईस्वी में भारत के अंदर उन्होंने एंट्री की। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा इन पहले आएगा, इंडिया बाद में आएगा। ब्रिटिश एंटर इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने 1600 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है एंट्री ली भारत के अंदर जो है। ठीक है, अब क्या था? ये एंट्री लेने के बाद एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, उस समय पे क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्यों थी? क्योंकि उसको जो है ब्रिटिश की जो महारानी थी उन्होंने उनको जो है राइट दे दिए कि ठीक है आप जाओ और वहाँ पे बिजनेस करो, मतलब जो है कहाँ पे बिजनेस करो? इंडिया के अंदर। तो वो 1600 ईस्वी में इंडिया के अंदर आ गए। किस फॉर्म में आए? एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे आए। ठीक है, अब क्या है? कंपनी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। अब समझिए इस चीज को, यहाँ पे बोला है कि कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सक्लूसिव राइट दिए गए ट्रेड के, और वो राइट किसने दिए? वो दिए क्वीन एलिजाबेथ ने। क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी यानी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया कि आपके अलावा इंडिया के अंदर ब्रिटेन से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, आपको जो भी बिजनेस करना है आप कीजिए, बाकी हम किसी और को परमिशन नहीं देंगे। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये है, एक होता है राइट, एक होता है एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब सिर्फ तुम ही करोगे, और राइट का मतलब ये है कि तुम भी करोगे कोई और भी करेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मिले हुए थे एक्सक्लूसिव राइट, मतलब आपके बिना वहां पर कोई भी और जाके ट्रेड नहीं करेगा, वहां पे कोई भी जाके जो है बिजनेस नहीं करेगा, ये मतलब था इसका जो है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? द EIC कंपनी ऑब्टेन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी राइट मिल गए थे, कहाँ के? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, और कहाँ की लड़ाई के बाद? बक्सर की लड़ाई के बाद। अब ध्यान से समझिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में तो आ गई थी, लेकिन जब 1764 में, यानी कि 1600 से लेकर के 1764 मतलब लगभग 164 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मल अपना बिजनेस कर रही थी, छोटी मोटी हरकतें कर रही थी, लेकिन उतना उनका दामोदार, उतनी जो है पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, ठीक है, उसके बाद इनको मिल जाते हैं दीवानी राइट। कहाँ के दीवानी राइट मिलते हैं भैया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो ये इनके लिए एक ऐसा मौका था कि जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से भुनाया, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर का क्या सीन था, पूरा मैं इसको आपको समझाऊंगा कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई, कैसे हुई, क्या क्या रहा, और यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि दीवानी राइट क्या होते हैं। ठीक है, तो दीवानी राइट से मतलब होता है कि दीवानी राइट्स मीन्स राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि जो इनकम हो रही है, जो आमदनी हो रही है, उस पे तो राइट है ही। किसका राइट था? पहले वहां की जो राजा महाराजा थे जहां बक्सर में, उनके पहले उनको रेवेन्यू भी मिलता था और सिविल जस्टिस भी वो देखते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बक्सर की लड़ाई जीती, बैटल ऑफ बक्सर जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब जीता? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुई, जीत लिया। जीतने के बाद में उनको बोला कि भाई अब तुमको सारी शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी, और हमारी शर्तें इस प्रकार हैं कि हमें चाहिए दीवानी राइट। और दीवानी राइट क्या थे कि अब रेवेन्यू भी हम देखेंगे और सिविल जस्टिस भी हम देखेंगे। मतलब इसका ये था कि जो आमदनी आएगी कहाँ से? बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, इसके जो आमदनी आएगी उसको हम कंट्रोल करेंगे। अब कि वहाँ का जो राजा था, हारा हुआ जो भी राजा था, किंग था, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, और जो सिविल जस्टिस था उसको भी हम देखेंगे। अब आप आराम से बैठ जाइए। तो चलिए, इसके बाद
क्या था, दीज राइट्स प्रोवाइड ह्यूज पावर्स टू ईआईसी, यानी कि इन राइट्स ने, यानी कि कौन से राइट ने, दीवानी राइट ने, दीवानी राइट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी बड़ी मात्रा में जो है, बड़े हाई लेवल पे जो है उनको पावर दे दी। अब हम समझते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्या था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप चीजों को कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। बक्सर की लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। वहां पे अगर हम बात करें तो अवध में हमारे जो है मीर कासिम जी हैं और उनका एक संघ है, उसके साथ उनका गठबंधन हो रखा है, ठीक है। और दूसरे हैं सिजाउद्दौला, अवध के नवाब हैं, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 40,000 की संयुक्त सेना को बक्सर में हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि भैया जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो वहां पे जो 40,000 की सेना थी, किस किस की, मीर कासिम की, इन लोगों की जो सेना थी, तो इनकी सेना को किसने हराया, तो वो हराया हेक्टर मुनरो ने, और वो भी कितनी सैनिकों से, 7,000 सैनिकों से। अब आप समझ सकते हो, एक तरफ है 40,000 सैनिक और एक तरफ है 7,000 सैनिक, और वो उन 7,000 सैनिकों से 40,000 की सेना को पराजित कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और उत्तर भारत में, यानी कि बक्सर क्षेत्र में, जहां पे बक्सर में लड़ाई लड़ी गई, तो उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक जो है एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है लोग, ठीक है। अब क्या था, अब इसके बाद होती है अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि। अब यहीं से सारा काम बिगड़ जाता है। इलाहाबाद की जब संधि होती है तो उस टाइम पे जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में 2 अलग अलग संधियां करी, ठीक है। एक करी गई दिल्ली में, और दिल्ली में जो संधि करी गई, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करी गई। उसमें क्या था कि इलाहाबाद और कड़ा सम्राट को दिए गए, ठीक है, और इलाहाबाद दुर्ग में कैदी के रूप में रखा गया, किसको, शाह आलम द्वितीय को, ठीक है ना। तो इलाहाबाद की संधि जब हुई, वहीं से सारी चीजें जो है होना शुरू हो गई जो है, और अवध के जो सिजाउद्दौला थे उनके साथ भी संधि करी गई उन्होंने जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से अवध में जो है फ्री में व्यापार करने लगे, और जो है आप समझ सकते हैं कि दीवानी राइट्स कंप्लीटली जो है अपने नियंत्रण में ले लिए। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बक्सर की लड़ाई को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वो लड़ाई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले, और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में वो उभर के आए। और बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में की गई, इलाहाबाद की संधि की गई अगस्त 1765 में, यानी कि लड़ाई खत्म हुई और तुरंत भाई संधि कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं, हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने आपको बोला था कि हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान की नींव कहाँ से रखनी शुरू हुई, ठीक है। तो 1773 का एक्ट अगर ना आया होता तो कहीं ना कहीं जो है भारत के संविधान की नींव इतनी आसानी से नहीं रखी जाती। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ईआईसी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेशन। क्या था, प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, यानी कि क्या था, जब तक 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे उनको दीवानी राइट्स मिले हुए थे, वो अपने हिसाब से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, सिविल मामलों को देख सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1773 से पहले के एम्प्लॉय हुआ करते थे, वो क्या करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड का मतलब ये है अपना व्यापार करो, प्रॉफिट कमाओ और काम छोड़ो, इस तरह का हिसाब किताब था। लेकिन होता क्या है, जब 1773 से में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन में जाती है और वो कहती है कि भाई हमें ह्यूज लॉस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हमें हो रहे हैं, तो हमें जो है लोन दिया जाए। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो बोलती है कि आपकी कंपनी तो काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है, तो आपको क्या लॉस हो रहा है। तो जब उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ये निकल के आया कि यहाँ की जो कंपनी है, कंपनी तो घाटे में चल रही है, लेकिन एम्प्लॉय जो है कहीं ना कहीं धनी होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं। और उसके धनी होने का रीजन क्या है, उसके धनी होने का रीजन ये है कि ये लोग प्राइवेट ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज क्या है, रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है, नजराना लेते हैं। तो अगर ये नजराना और प्राइवेट ट्रेड बंद कर दी जाए तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट होने लगेगा। तो इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि जो भी एम्प्लॉय होंगे, किसके, ईआईसी के, कंपनी से मतलब यहाँ पे ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी सरकमस्टांस में। सेकंड क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, यानी कि
कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई और उसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो भी मैटर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैटर होगा, ये गवर्निंग बॉडी देखेगी और उस गवर्निंग बॉडी को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी हैड टू रिपोर्ट अबाउट इंडियन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि क्या था कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से काम कर रही है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये सारा का सारा मैटर था, इसको हमने गवर्निंग बॉडी बोला और गवर्निंग बॉडी को हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है डायरेक्ट जो है इंडिया का जो भी मैटर होगा कंपनी से रिलेटेड, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये कितना कमा रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, ये गवर्निंग बॉडी बताएगी, जिसको हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोला। उसके बाद क्या था, इंडियन अफेयर्स मींस रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री। यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आया है ना, यहाँ पे इंडियन, एक्चुअली अफेयर्स यहाँ पे छूट गया है, तो इंडियन अफेयर्स, अबाउट इंडियन अफेयर्स। तो इंडियन अफेयर्स से मतलब क्या है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि जिसको हमने गवर्निंग बॉडी बोला, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी जो है वो किससे रिलेटेड मैटर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी, वो बताएगी रिवेन्यू से संबंधित कि कंपनी का क्या रिवेन्यू आया, सिविल मामले क्या है, और मिलिट्री यानी कि मिलिट्री का मूवमेंट क्या हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे ये गवर्निंग बॉडी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी। तो ये थे हमारे रेगुलेशन ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पॉइंट डाले गए, वो इसके रेगुलेशन हो गए कि ये 4 काम जो है ये करेंगे बेसिकली। अब क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ये आए कि डेजिग्नेशन एंड पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल हैज चेंज्ड, द न्यू डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड। यानी कि क्या मतलब था कि जो पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ठीक है, 3 जगह पे होते थे बेसिकली, मद्रास में होता था गवर्नर, और हमारा मुंबई में होता था, और एक होता था बंगाल के अंदर। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ पे भी गवर्नमेंट मतलब ईआईसी थी, उसमें क्या थे, 3 गवर्नर थे और वो तीनों कंट्रोल करते थे। पहला हो गया बंगाल, दूसरा हो गया मद्रास, और तीसरा हो गया मुंबई या बम्बई कह लो आप। तो ये 3 जगह के थे। तो अब क्या करा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थी उसकी डेजिग्नेशन को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एक नई डेजिग्नेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। और इनको जो है ह्यूज पावर दे दी, यहाँ पे क्या दे दी, ह्यूज पावर दे दी। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, द लॉर्ड वारेन होस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि या तो वारेन होस्टिंग बोल दो या लॉर्ड वारेन होस्टिंग बोल दो, ये जो है पहले बंगाल के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। अब क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने क्या बोला आपको कि शुरू में क्या था, 3 गवर्नर जनरल थे, ठीक है, क्या थे, 3 गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहला कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, जिसको आज के डेट में चेन्नई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 जगह पे गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी कहानी नहीं चलेगी, हम क्या करते हैं, एक डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं और उस डेजिग्नेशन को बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ही इज द सुपर पावर, ठीक है, उसी के पास सारी शक्तियां होंगी, बाकी जो भी गवर्नर होंगे वो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो यही तो बोला गया यहाँ पे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, इन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन ला दिया गया। यानी कि अब उसकी डायरेक्शन पे काम करेंगे वो, ठीक है। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट जो है क्रिएट करी गई या डेजिग्नेशन क्रिएट करी गई, ठीक है। और उसमें फिर मिला जुला के ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का क्या हुआ, तो भाई क्या हुआ, उसके सबऑर्डिनेट बन गए, सीधी सी बात है। लॉर्ड वारेन होस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, क्लियर हो गया। तो हमने जो है रेगुलेशन देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देख लिया। अब हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए, प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट विच हैड जुरिडिक्शंस ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कैलकाटा। सेकंड क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैड पावर टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, आई ट्रायल ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डन अकॉर्डिंग देयर पर्सनल लॉ। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदू और मुस्लिम के मैटर थे उनके पर्सनल लॉ के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये अदर चेंजेस हुए, ठीक है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ये समझते हैं। ये जो है फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल टू ईआईसी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए पहला कदम था जो उठाया गया, ठीक है। सेकंड क्या था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ईआईसी, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया गया।
थर्ड क्या था, लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि केंद्रीय, आप समझ लीजिए केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन की एक नींव रख दी गई थी, एक पत्थर रख दिया गया था इसके माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेशंस पीआईए मतलब पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें रेगुलेशंस क्या थे, इट क्लियरली स्पेशलाइज्ड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड क्या था, इट मैंडेटरी फॉर ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब देखो, पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वाला, उस एक्ट के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी थी, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा, EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भाई हमें जो है थोड़ा पैसा दे दो क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन जो उसके एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, वो क्या है दिन प्रतिदिन धनी बनते जा रहे थे क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेड करते थे बेसिकली जो है। तो उन्होंने जो है उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई कोई भी जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। अब क्या था, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें दो चीजें कर दी कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ये दोनों के दोनों जो है अलग रहेंगे, विशिष्ट रहेंगे मतलब जो है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या करी कि जितने भी, चाहे वो सिविल एम्प्लॉई हो चाहे मिलिट्री ऑफिसर्स हो, उनको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा देखें तो जैसे आज की डेट में देखो, आज की डेट में क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना पड़ता है, जैसे यूपीएससी से निकल के जो है IAS IPS जाते हैं या दूसरे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये बात कहीं से निकल के आती है तो कहाँ से निकल के आती है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको जो है अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो। आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है कि ठीक है हम ये प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं और इसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी है, ठीक है। अगर वो अपने नाम से, अपनी फैमिली या डिपेंडेंट के नाम से परचेस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो आज जो ये रूल लागू है ये कहीं ना कहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की देन है। और मैंने आपको बोला था कि हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हिस्ट्री क्या है, रिपीट हो रही है। अगर उस टाइम की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम ऐसा पूछेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा रहा है हमारा इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने के लिए, वहाँ से वो आज की डेट में 1 लाख रुपए की उसकी इनकम है सपोज करो, या 1 लाख रुपए के उसके पास एसेट है, लेकिन जब वो वापस लौट के आ रहा है तो कितने एसेट बना रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमने इसको इतनी सैलरी दी, इतने ये एसेट बना के ला रहा है, तो बीच की जो राशि है वो क्या है, ब्राइब है या नजराना है या रिश्वत से कमाया गया पैसा है या असंवैधानिक रूप से कमाया गया पैसा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भैया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होगा, चाहे वो सिविल एम्प्लॉय हो या मिलिट्री ऑफिसर हो, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी इंडिया के अंदर हो या ब्रिटेन के अंदर हो, उसको अपना जो है जानकारी प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट के साथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन हो गया PIA के साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, कब, PIA में। यानी कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए ना कुछ भाई रेगुलेशंस तो हो ही गए कि ठीक है ये रेगुलेट होंगी चीज़ें जो है, बट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी तो आए होंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है, डबल गवर्नमेंट, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट का मतलब द्वैत शासन या द्वैत सरकार कह दीजिए आप अपनी भाषा में, द्वैत शासन कहना है द्वैत शासन कह दीजिए। तो एक सिस्टम क्रिएट करा गया जिसको कहा गया डबल सिस्टम, किसमें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब क्या होगा, कैसे, भैया देखो, डबल गवर्नमेंट मींस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी वहां पे आ चुके थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि जो भी इंडियन अफेयर्स होंगे, इंडियन अफेयर्स मतलब रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, इंडियन अफेयर्स मतलब हमारा रिवेन्यू,
सिविल और मिलिट्री, इन तीनों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उसको देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चीज़ें कहाँ पे आ गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में आ गई थी। तो ये हो गया एकल एक तरह से कि जो भी मैटर होगा वही देखेंगे। लेकिन जब पीआईए आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, तो उस टाइम पे क्या बोला कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होंगे। मतलब अब क्या हो गई, डुअल कहानी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा द्वैध शासन बन जाता है। डुअल गवर्नमेंट से मतलब हो गया कि दो लोगों को चेक पॉइंट के लिए बना दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ काम देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ काम देखेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे अभी क्या काम देखेंगे। चलिए दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल्ड कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो देखेंगे कमर्शियल अफेयर, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होंगी उनको देखेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होंगे, वो कंट्रोल करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स। और पहले क्या था, पहले तीन चीजें देख रहे थे। कौन देख रहे थे तीन चीजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तीन चीजें क्या देख रहे थे, रेवेन्यू देख रहे थे, सिविल देख रहे थे, मिलिट्री देख रहे थे। यानी कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, सिविल और मिलिट्री हो गई, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर हो गया। तो वो पॉलिटिकल मैटर भी देख रहे थे, रेवेन्यू मैटर भी देख रहे थे, सिविल मैटर भी देख रहे थे। कौन, बोर्ड ऑफ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार काम ज़्यादा है, इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। यानी कि क्या कर दिया, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कर दिया। तो कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होगा सीधी सी बात है रेवेन्यू देखेंगे भाई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स से संबंधित सीधा मामला हो गया कि जो सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड मैटर होंगे वो देखेंगे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या है। सॉरी, यहाँ पे जो हेडिंग है ये रेगुलेटिंग एक्ट की जगह पीआईए होना चाहिए, यहाँ पे पीआईए 1784 होना चाहिए, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईए, पीआईए का सिग्निफिकेंस क्या है, इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यानी कि ये पहला समय था, सबसे पहली बार जो भारत का क्षेत्र था उसको जो है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया, ठीक है। इससे पहले नहीं कहा गया था, 1784 से पहले नहीं कहा गया था ये चीज जो है। कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैंने आपको क्या भी बोला भाई, उन्होंने बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद में देखो मैंने यहीं पे मेंशन किया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो दोनों के दोनों मिला के जो है क्या देखेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे। तो कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। का दिया था। तो अब क्या है, तो हर 20 साल में उसको जो है बेसिकली रिवाइज करना होता था। तो अब क्या था, जो उसका लाइसेंस था या उसका ट्रेड की जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया तो उस चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो कंपनी है उसकी इंडिया के अंदर मोनोपोली रहेगी अगले 20 साल तक। और यानी कि द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। कंपनी से मतलब आप एक सीधी सी समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो ये इसका रेगुलेशन था चार्टर एक्ट का जो है। साथ ही साथ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC हैड टू मेक पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अब देखिए चीज़ें समझिए, एक तो क्या है, इंडिया के अंदर जो है फाइनेंशियली ऑलरेडी काफ़ी सारे क्राइसिस हैं। उसी के साथ साथ जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, वो उनकी जो सैलरी है ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है एम्प्लॉय की पेमेंट भी करेगी। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे उनकी भी पेमेंट जो है इंडियन रेवेन्यू से जो है की जाएगी। ऐसा डायरेक्शन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों। साथ ही साथ क्या क्या गया, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC हैड टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹5 लाख ईच ईयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने रेवेन्यू से 5 लाख रुपए हर साल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। अब आप समझिए 1793 की बात है और 1793 में ये बात कही गई कि 5 लाख रुपए हर साल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। तो बेसिकली ये तीन जो एस्पेक्ट्स थे, ये तीन चीज़ें जो है रेगुलेशन में आई चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर से आप समझ लीजिए, पहली चीज़ क्या थी, 20 साल के लिए उनका जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली था, उसको इंक्रीज कर दिया गया। सेकंड थिंग क्या थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। थर्ड थिंग क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 5 लाख रुपए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। ये तीन चीज़ें आपके इसके रेगुलेशन में निकल करके आई, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद
एडमिनिस्ट्रेटिव, सीधी सी बात है, जब रेगुलेशंस आएगा तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे इन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या हुए। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन ओवर राइडिंग पावर ओवर गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, आई गवर्नर ऑफ मुंबई एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। मतलब क्या है इसका मतलब ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो उनको जो है ये पावर दे दी गई कि अगर गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो अच्छा नहीं लगता तो भाई साहब वो उसको कह देंगे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके धंधे को बंद करो, सीधी सी बात ये है। यानी कि उनके डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है ना। जो अगर गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल को या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तो वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। सेकंड थिंग क्या हुई? एक्सटेंसिव पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास। तो ये तो एक्सटेंसिव पावर हो गई, सीधी सी बात है पावर। अब बचा ही क्या है? अगर गवर्नर ऑफ मुंबई कोई डिसीजन लेते हैं या गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है, होस्टिंग साहब को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ठीक है, जब शुरू में हमारा जो उसमें गवर्नर जनरल की फर्स्ट बनाया गया था तो वारेन होस्टिंग जी थे, ठीक है। तो अगर सपोज करो उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो कहेंगे भाई साहब खत्म करो मैटर को, ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैटर खत्म। मतलब उन लोगों ने मेहनत की और मुद्दा खत्म। तो ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हमारे। साथ ही साथ क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। ये तो हमारे लास्ट की उसमें भी था, मतलब इस ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये इसको एक्सक्लूड रखना, इसमें ऊपर के 2 पॉइंटों को ही रखना, बेसिकली इसको एक्सक्लूड रखना। ये पॉइंट इसका नहीं था, चार्ट एक्ट में ये पॉइंट नहीं था, ये ऑलरेडी पिट्स इंडिया एक्ट में ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। इसके बाद अदर चेंजेस क्या हुए? रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। यानी कि रॉयल अप्रूवल मतलब क्या था? जो वहाँ की क्वीन थी, कहाँ की क्वीन थी? हमारी ब्रिटेन की, ठीक है। तो ब्रिटेन की क्वीन से जो है उनका अप्रूवल लेना जरूरी था अगर किसी को कोई भी गवर्नर जनरल नियुक्त करना है या गवर्नर नियुक्त करना है या कमांडर इन चीफ नियुक्त करना है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए जो है उनकी जो अप्रूवल थी उसको जो है मैंडेटरी बना दिया गया था, ठीक। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर जो है समाप्त कर दी गई, अबोलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। सेकंड थिंग क्या है? देयर इज अ एक्सेप्शन फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। मतलब क्या है? यहाँ पे उसको एक्सेप्शन भी दिया गया। एक्सेप्शन क्या दिया गया कि जो टी है यानी कि चाय है, चाय का व्यापार की मोनोपोली उसकी लगातार बनी रहेगी, ठीक है। और चाइना के साथ जो व्यापार करना था वो व्यापार लगातार होता रहेगा। उन दोनों में कोई भी हम किसी दूसरे को परमिशन नहीं देंगे। मतलब क्या है कि सपोज करो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि उसे जो है मसालों का, कपड़ों का जो है व्यापार करना है या ट्रेड करनी है, तो उसके लिए कोई मोनोपोली नहीं है, उसमें दूसरी कंपनियां भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी की हम बात करें और वो कंपनी टी के मामले में यानी कि चाय के मामले में व्यापार करना चाहती है, चाय में व्यापार करना चाहती है, तो उसकी परमिशन उसको नहीं दी जाएगी। चाय में उसकी मोनोपोली लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ चाइना के अंदर अगर व्यापार करना है तो चाइना के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी। ये 2 न्यू रेगुलेशंस जो है चार्ट एक्ट ऑफ 1813 यानी कि 1813 के चार्ट एक्ट में ये 2 चीज़ें ऐड करी गई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब कोई रेगुलेशन आता है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होते ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या रहे? सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वर असर्टेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या रहा? एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। यानी कि क्या करा गया कि जो सोवरेनिटी है, ठीक है, संप्रभुता है ब्रिटिश क्राउन की, वो इंडिया के ऊपर जो है इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उन पे बनी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है एम्पावर करा गया कि वो जो टैक्स लेना चाहें जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। और अगर कोई टैक्स नहीं पे कर सकता है तो उसको सजा देने का भी प्रावधान किया गया उसके अंदर जो है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर दोस्तों इसमें निकल करके आए। थर्ड पॉइंट हमारा अदर चेंजेस क्या आए? अदर चेंजेस क्या आए? क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इन इंडिया फॉर एनलाइटिंग द पीपल। देखिए ध्यान से समझिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो भारतीय लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर जो है काबिलियत नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, समझदार नहीं है, ठीक है। दे आर ब्लैक पीपल्स एंड दे डोंट नो एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारतीयों का जो है
भारतीयों का जो है उत्थान करने आए हैं, भारतीयों को शिक्षित करने आए हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने आए हैं, उनका एनलाइटमेंट करने के लिए आए हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो उसके लिए क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी, यानी कि ईसाई मिशनरियाँ होती हैं, आज भी हैं इंडिया के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, अगर साउथ में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी मिशनरियाज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपना काम कर रही हैं, जिसमें जो है कि अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनना है तो वो आसानी से बन सकता है, जो कि भारत का संविधान भी उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि अगर कोई इंसान स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे किसी तरह का जो है प्रलोभन नहीं है, उसे किसी तरह का लालच नहीं है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन आसानी से कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हिंदू हूँ और मुझे अगर क्रिश्चियन बनना है तो मुझे जो है भारत के संविधान ने ये पूर्णतः आज़ादी दी है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, बशर्ते उसमें शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये है उसके अंदर कि मुझे किसी तरह का प्रलोभन ना दिया गया हो, और अगर प्रलोभन से किसी भी प्रकार की धनराशि दे करके या किसी भी प्रकार की संपत्ति दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ये जानकारी ये जानकारी जो है हमारी जो जो है कोर्ट्स हैं या हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके उनके सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक होगा। ठीक है, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा यही चल रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना ये था कि इंडिया के जो लोग हैं वो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं और उतने सभ्य नहीं हैं, तो हम उनका एनलाइटमेंट करना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो है क्रिश्चियन मिशनरियों को ये काम दिया गया कि ठीक है, आप जो है लोगों का भला कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो ये जो है इसी तरह से 1813 के एक्ट में जो है इंडिया के अंदर जो है क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो थी उनको अलाउड कर दिया गया इस काम के लिए कि ठीक है वो आके लोगों का जो है अलाइनमेंट कर सकती हैं। सेकंड क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन नीडेड टू स्प्रेड अमोंग इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया कि ठीक है जो जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, और उन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया गया। थर्ड थिंग क्या है? एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ वॉज डन टू अचीव द सेम, और लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए का बजट फिक्स किया गया कि इस 1 लाख रुपए हम फिक्स करते हैं और इससे जो है वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाएगा। कहाँ के लोगों को? इंडिया के लोगों को। लेकिन सच बात यह है कि इस फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फंड अलॉट कर दिए गए बट फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। केवल उसमें वही जो समृद्ध और धनी लोग थे उन्हीं लोगों को उसमें बेनिफिट मिल रहा था, बाकी जो भारत का समाज का दबा कुचला वर्ग था या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग थे उनको कभी भी उसका फायदा नहीं मिला। इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिटिश assumed a new responsibility of providing education to the Indian people, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी कि वो भारतीय लोगों को शिक्षित करेंगे। सेकंड क्या था? द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन मिशनरीज एक्टिविटी वाज रिलैक्स्ड बाय द एक्ट। पहले क्या था? स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, ठीक है ना, उसको जो है इस एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी उनको जो है परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप जो है लोगों को उनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। कुल मिला के धर्म परिवर्तन करने की बात है, वो आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, मतलब जब तक लोगों को प्रलोभन रहेगा तो वो लोग करते रहेंगे आज भी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसके रेगुलेशंस देखेंगे कि इसके रेगुलेशन क्या हैं। तो क्या है? एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ EIC एज अ कमर्शियल बॉडी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद इस EIC वाज बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूर्ण रूप से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। देखिए कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे कहानी आके खड़ी हो गई है। जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस टाइम पर जो है उनका जो क्लियरली मोटिवेशन था वो यही था, या जो उनकी अप्रोच थी, जो उनकी सोच थी वो यही थी कि हम जो है यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे। बट 233 साल के बाद लगभग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एज ए कमर्शियल बॉडी हटा करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, यानी कि अब तुम प्रशासन ही चलाओगे, अब तुम्हें कमर्शियल ट्रेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिस्थितियाँ और शक्तियाँ चीज़ों को समय समय पर चेंज करती रहती हैं, परिवर्तित करती रहती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर जो है इतना प्रभुत्व स्थापित हो गया कि इतने बड़े भारत के अंदर जो है वो एक कमर्शियल बॉडी से हट करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में के रूप में परिवर्तित हो गई, और इस सब को करने में बस केवल और केवल 233 साल का समय लगा। तो ये हमारे 2 रेगुलेशंस हुए।
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी जो है ख़त्म कर दिया गया, और जो है सेकंड वन क्या था कि उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है लागू किया गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में उसने प्योरली काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए वो हम देख लेते हैं। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनको बदल करके अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, पहले शुरू में क्या था, गवर्नर्स थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बने, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। जब इनिशियली स्टेज में हम बात करते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री का बैकग्राउंड हम देखते आ रहे हैं, 3 गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ मुंबई, ये 3 गवर्नर हुआ करते थे शुरू में। फिर एक्ट आए, एक्ट आने के बाद में जो है गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, और जो बाकी 2 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को उसका सबऑर्डिनेट बना गया। फिर से एक्ट आए तो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है ओवरराइड करने की पावर दे दी गई, कि अगर गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ मुंबई कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन या कोई काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पसंद नहीं आता है तो उसको ओवरराइड करके वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो उनका नाम रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या हुआ, गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, यानी कि पहले जो पावर्स थी वो डिवाइड होकर रखी हुई थी, लेकिन अभी क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है सभी प्रकार की जो है सिविल और मिलिट्री पावर जो है डेडिकेट कर दी गई हैं, अब वो ही सर्वा हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर वॉज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। द एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, यानी कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया है उसमें जो है कंप्लीट रूप से सर्वा जो है अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, इसके बाद लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस इन द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड लॉ मेंबर वॉज लॉर्ड मैकाले। देखिए अभी क्या है, एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई, ठीक है, और उस गवर्नर ला जो कानून से संबंधित था, लॉ मेंबर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा गवर्नर जनरल काउंसिल को, और जो पहले लॉ मेंबर बने भारत के अंदर वो बने लॉर्ड मैकाले। भारत से मतलब है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, आप ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जहाँ तक आधिपत्य था, जहाँ तक उन्होंने उसको जो है चीज़ों को किया हुआ था, अपना जो है वर्चस्व स्थापित करके रखा हुआ था, टेरिटरी को कब्जा के रखा हुआ था, या उनका जो शासन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें चल रही थी, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो जो पहले लॉ मेंबर बने वो बने लॉर्ड मैकाले। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले लॉ मेंबर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन बने थे, तो वो बने थे हमारे लॉर्ड मैकाले, और किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। तो जो भारत के अंदर लॉ थे उनको जो है कंसोलिडेट किया गया और कोडिफाइड किया गया। जैसे आज की डेट में जो हमारा CRPC IPC चलता है, तो उस तरह से जो है उन चीज़ों को जो है कोडिफाइड और कंसोलिडेटेड किया गया। अब हम देख लेते हैं इसका अदर चेंजेस क्या रहे। तो अदर चेंजेस में प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। नो इंडियन टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी बेस्ड ऑन रिलीजियस कलर। सेकेंड, अबोलिश्ड स्लेवरी। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इसमें अदर चेंजेस क्या करे गए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान में, जो भारत का आज का करंट संविधान है जिसको हम फॉलो करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें भी कहा गया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो उसको रिलीजियंस, कलर, कास्ट, इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव लगभग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है डाला हुआ है, तो ये जो है कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की देन है। इसी के साथ अबोलिश्ड स्लेवरी को जो है ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी दास प्रथा नहीं होगी, किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं अन्यथा इससे पहले क्या होता था, चार्टर एक्ट 1833 से पहले क्या हुआ करता था कि किसी को भी दास बना लिया जाता था, बस वो एक स्लेव की तरह खेतों में काम करता रहता था, या जहाँ पे भी उसको कंपनी में, खेतों में जहाँ पे भी लगाया जाता था वहाँ पे वो काम करता रहता था।
तो स्लेवरी को पूर्ण रूप से जो है अबोलिश कर दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी वर लिफ्टेड, ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें आ गया। प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो है, 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज जो थी उनके लिए कंपटीशन ओपन कर दिया गया, मतलब भारतीयों के लिए। पहले क्या होता था कि भारतीयों के लिए ये कंपटीशन ओपन नहीं था, लेकिन अभी क्या करा गया, 1833 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ बोली गई कि जो भी कंपटीशन है वो जो है सभी के लिए ओपन है, उसको कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। अब आते हैं बात इसके सिग्निफिकेंस की। इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में केंद्रीकरण की तरफ ये प्रथम कदम था जो चार्टर एक्ट 1833 में उठाया गया था। इसके बाद EIC ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द ट्रस्टी ऑफ क्राउन इन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई थी, ट्रस्टी बन गई थी, ठीक है ना, और ब्रिटिश ट्रस्टी बन गई थी क्राउन का, यानी कि ताज का, ठीक है, और वो एक एज ए ट्रस्टी के तौर पे काम करती थी। इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हिच ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड IPC इन 1860। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में 2 चीज़ें चलती हैं, इंडियन IPC और CRPC। तो उनमें से जो IPC थी, IPC को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में कहीं ना। तो जो हमारा कंपनी रूल है उसका जो है ये लास्ट जो है एक्ट होगा, और इस लास्ट एक्ट के बाद हमारा कंपनी रूल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होगा ताज रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये क्या था हमारा, इसके अंदर रेगुलेशन देख लेते हैं क्या थे। इट वॉज द लास्ट एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स, यानी कि कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये लास्ट एक्ट था, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो है कंपनी ने जो है कंपनी रूल जो है वो समाप्त कर दिया, मतलब जो है अबोलिश कर दिया उसको जो है। 1857 से आप समझते ही हैं कि 1857 का विद्रोह कितना बड़ा था। तो जब वो विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के होने के बाद जो है जो कंपनी रूल था उसको समाप्त कर दिया गया, और सारा का सारा जो भी कंपनी का रूल था वो चला गया किसके हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया, और उसके बाद बने हमारे क्राउन रूल शुरू हो गया हमारा जो है। इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट क्राउन रूल 1858 टू 1947 इनेक्टेड, यानी कि इस एक्ट के बाद, यानी कि जो हमारा चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके बाद जो है क्राउन रूल हमारा लागू हो जाएगा, जो चलेगा 1858 से लेकर के 1947 तक दोस्तों। तो ये थे हमारे इसके रेगुलेशंस। अब हम बात करते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए इस चार्टर एक्ट के अंदर जो है, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो है अलग कर दिया गया था। इसी के बाद लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन, और लेजिस्लेशन को जो है एक स्पेशल फंक्शन के तौर पर जो है ट्रीट किया गया दोस्तों। इसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको जो है मिनी पार्लियामेंट के तौर पे जो है फंक्शन करा उसने जो है। फॉर दिस 6 न्यू मेंबर वर प्रोवाइडेड इन द काउंसिल हु वर नोन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, यानी कि जो काउंसिल थी उसमें जो है 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया, और इन मेंबर्स को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हमारा जो है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप बन सकता है कि मिनी पार्लियामेंट जो है किस एक्ट के तहत बना, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 1853, 1813, 1833, ठीक है ना, 1858। तो फिर आप देखेंगे उसमें कि किसके तहत बना था, तो मिनी पार्लियामेंट बना था हमारा 1853 के तहत जो है, ठीक है। और उसने एज ए मतलब मिनी पार्लियामेंट एज ए फंक्शन किया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, ठीक है। इसके बाद हम अदर चेंजेस देख लेते हैं। अदर चेंजेस हमारे क्या क्या आए इसके अंदर जो है, अदर चेंजेस क्या आए हमारे, इंट्रोड्यूस एन open competition for selection and recruitment of civil services, thus the civil services was made open to Indian too। मतलब क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट आने से पहले जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे वो जो है इंडियंस के लिए ओपन नहीं थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट को लाने के बाद में जो है ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो है कोई भी आके कंपटीशन में बैठ सकता है, और उसके लिए जो है मतलब
कंपटीशन क्लियर करेगा और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जनरली, ये जो है काफ़ी टिपिकल था, क्योंकि उस टाइम पे एज मतलब काफ़ी कम हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए जो एज है वो 21 ईयर्स है मिनिमम, तो उस टाइम पे 19 ईयर्स ही हुआ करती थी कि अगर 19 साल में क्वालिफाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक इंडियन के लिए 19 साल में मतलब सिविल सर्विसेज कंपटीशन को जो है क्लियर करना कितना मुश्किल होता होगा। बट इतना होने के बावजूद भी कई सारे इंडियंस ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया दोस्तों, ठीक है। Local representation was introduced for first time. 4 out of 6 members were appointed by the local provisional government, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। यानी कि क्या था, लोकल प्रेजेंटेशन को इसमें जो है इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। तो 6 मेंबर्स को तो इसमें शामिल किया गया कि चलो ठीक है, 6 को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उसमें से 4 कहाँ से होने चाहिए थे। एक होना चाहिए था मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से। और मैंने आपको पहले भी बताया था 3 प्रेसिडेंसीज तो चली रही थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब आगरा भी आ गया, तो आगरा प्रेसिडेंसी भी हो गई, बंगाल भी हो गई, बॉम्बे भी हो गई, मद्रास भी हो गई, ठीक है ना। तो इन 4 में से जो है अपॉइंटमेंट करा जाना मैंडेटरी था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो है प्रोविजन लेके आया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है कोई भी आके कंपटीशन दे सकता है। कोई भी मतलब इंडियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी उनके स्टैंडर्ड थे या क्राइटेरिया थे उसको जो फुलफिल करेगा वो उस कंपटीशन को दे सकता है दोस्तों। तो ये थे हमारे अदर चेंजेस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी कि जो ये लेजिस्लेटिव विंग बनी, जिसमें हमारे 6 मेंबर जोड़े गए, लोकल जोड़े गए इसके अंदर जो है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए एक जो है पत्थर नींव रखने जैसा था, ऐसे समझ लीजिए, फाउंडेशन स्टोन रखने जैसा था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो है जब ये लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई, जिसमें 6 मेंबर्स को शामिल किया गया, 4 किए गए हमारे ऑलरेडी जो है मद्रास से, आपका मुंबई से, कैलकाटा से और आगरा से, और 2 को जो है अलग से करा गया। तो कहीं ना कहीं जो आज का इंडियन सिस्टम है उसकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रखने की नींव उस दिन रख दी गई 1853 के चार्टर एक्ट में दोस्तों। इसके बाद लीड टू द बर्थ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज आज की डेट में काफ़ी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अभी जैसा कि आपको पता है इंटरव्यू प्रोसेस चली रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो है, तो उसका ये कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे मान लीजिए कि एक पत्थर रख दिया गया, नींव रख दी गई, उसको बर्थ दिया, उसको जन्म दिया जो है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो आज की डेट में हो सकता था कि इंडिया यहाँ पे भारत के अंदर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का बर्थ है वो कैसे लीड हुआ, मतलब जो है, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार था जब जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मिलाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट स्टेप वाज लेड फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी पहली बार मिलाया गया उनको। सीधी सी बात है कि अगर उसके अंदर लेजिस्लेटिव हमारी जो है विंग बनी, लेजिस्लेटिव विंग बनेगी तो लेजिस्लेटिव विंग में इंडियंस को शामिल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी जो है भाग लेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो आज की डेट में चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं माइलस्टोन तभी रखा गया था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपने सभी जो भी हमने टॉपिक्स आपको कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। मुझे आपके जो भी क्वेरी है उसका जवाब देने में बड़ी ही प्रसन्नता होगी दोस्तों। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से जो है नए नए लेक्चर्स को एंजॉय करते जाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।